Good evening, students. Today we will learn about wagering agreements. Wagering is a kind of betting. So यहाँ पर wagering जैसे कि in a wagering agreement there are two parties. One party agreeing or promising to pay money or money's worth on happening of the event in consideration of another party's promise to pay the money or money's worth if the event does not happen. तो जैसे कि आज शाम में बारिश गिरेगी, एक ने कहा बारिश गिरेगी, दूसरे ने कहा बारिश नहीं गिरेगी और 500 रुपये की बेट लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट. तो वेजरिंग एग्रीमेंट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनीज वर्थ. पैसे या पैसे के जैसा कुछ चीज़ देना चाहिए. The event must be uncertain. There should not be any certainty of the event. It may be a future event, but past event also they are not sure. Like World Cup India ने कब जीता था, they are not sure about it. तो past event भी हो सकता है, future event भी हो सकता है. Each party stands to win or lose. दोनों भी parties equally win भी कर सकते हैं, lose भी कर सकते हैं. No control over the event. No person, no party should have control over the event on its happening or not happening. Next, no other interest in the subject matter. जैसे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट होता है जो इंश्योर करता है, लेकिन यहाँ पर there should not be any interest in the subject matter or in the event. So these are the essentials of wagering agreement. Section 30 deals with it. एग्जाम्पल्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट क्या हो सकते हैं? एक है रेसलिंग बॉट, जहाँ पर रेसलिंग होता है. तो अगर दो फ्रेंड्स जाते हैं, बोलते हैं ए जीतेगा, दूसरा बोलता है नहीं नहीं बी जीतेगा, तो दोनों शर्त लगाते हैं, तो ये हो सकता है. फिर इफ़ यू आर अ ट्रेडर, मतलब आप शेयर्स या कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग करते हैं. ट्रेडिंग मतलब सुबह खरीदना शाम में बेचना, मतलब आपको खाली इंटरेस्ट किस में है? डिफरेंस प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, मतलब लेने की प्राइस और बेचने की प्राइस का जो डिफरेंस है आपको खाली प्रॉफिट में इंटरेस्ट है. तो ऐसे वाले तो वो भी वेजरिंग एग्रीमेंट हो जाता है. लॉटरी इज़ ऑल्सो अ गेम ऑफ चांस. अगर आप लॉटरी का टिकट खरीदते हैं तो वैसे तो वो इलीगल है या अनलॉफुल है, फिर भी लॉटरी टिकट खरीदना भी एक तरह का वेजरिंग एग्रीमेंट है. नीचे थोड़े एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कि वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है. एक अच्छा क्रॉसवर्ड पजल जिसमें कि अच्छा स्किल बच्चों का बाहर आए, उसके लिए अगर ये रखा हो इन्वॉल्विंग ब्रिंगिंग आउट द गुड स्किल इन द चिल्ड्रन, तो ये एक अच्छा कंपटीशन है. लेकिन अगर समझो एडिटर के पास आंसर है और जिसका आंसर उसके साथ मैच करेगा, ऐसे वाला कुछ कंडीशन डालते हैं, तो वो फिर से वेजरिंग बन जाता है. अदरवाइज एक अच्छा प्लेइंग कंपटीशन जिसमें सबका हुनर बाहर आए, पिक्चर पजल भी वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है. अ सब्सक्रिप्शन टू अ और अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ प्लेट और अ प्राइस, ये भी क्या है? वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है. इफ़ यू आर अ इन्वेस्टर इन शेयर्स और गुड्स, इन्वेस्टर मतलब आज खरीदा और इसको 1 महीना 2 महीने 6 महीने के बाद बेचना है, अभी नहीं बेचना है, तो ट्रेडर नहीं हो आप, तो वो वेजरिंग एग्रीमेंट है. लेकिन इन सब बातों के पीछे पॉइंट क्या है? वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड. वॉइड मतलब दे आर अनएनफोर्सेबल. इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, आप कोर्ट नहीं जा सकते. अभी नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस एंड वेजरिंग एग्रीमेंट. तो यहाँ पर हम देखेंगे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है. कंटिंजेंट मतलब इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है पे करने के लिए पैसे, कब? इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ होता है ऑन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट. तो यहाँ पर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ valid contract. Wagering agreement is void. It is not valid at all. तो differences क्या है? जो इंसान
इंश्योर करता है लाइफ, तो अश्योर्ड को क्या रहता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। कोई भी नहीं चाहता ना कि मैं मर जाऊं, या फिर ऐसा कि किसी वाइफ अपने वाइफ पे इंश्योरेंस लेता है तो उसकी वाइफ मर जाए, ऐसा नहीं चाहता है, वो जीना ऐसा चाहता है, तो उसको बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। यहाँ कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट या किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं होता है वेजरिंग एग्रीमेंट में। बोथ द पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन द प्रोटेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। इंश्योरेंस कंपनी भी चाहती है सब्जेक्ट मैटर को प्रोटेक्ट करे, और इंश्योर्ड भी चाहता है कि सब्जेक्ट मैटर को प्रोटेक्ट करे, दोनों भी। यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी चाहता है कि सब्जेक्ट मैटर को प्रोटेक्ट करे। एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, ऑल अदर लाइक फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ये सब क्या है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स है। इंडेमनिटी मतलब जितना नुकसान हुआ उतना मिलेगा। लाइफ का तो कोई हम वैल्यू में मेजर नहीं कर सकते ना, तो लाइफ इंश्योरेंस क्या नहीं है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, ये सब क्या है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जितना नुकसान हुआ उतना ही इंश्योरेंस कंपनी देती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेजरिंग एग्रीमेंट में अमाउंट फिक्स्ड है। फिर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल टू द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का फ़ायदा होता है, लेकिन यहाँ पे कोई यूजफुल पर्पस सर्व नहीं होता। वेजरिंग एग्रीमेंट एक बेटिंग लगाए, उसका कोई पब्लिक को फ़ायदा नहीं पहुँचता। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो भी कैलकुलेशंस होता है वो बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड एक्चुअरियल मेजरमेंट या कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। मतलब उसका कैलकुलेशन, जो भी नुकसान होता है उसको मेजर करने का एक तरीका है, साइंटिफिक मेथड है, या एक्चुरियंस होते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो उस नुकसान को मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेजरिंग क्या है, इट्स अ गैम्बल, ऐसे ही अंदाजे पे अमाउंट बोल देते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। इफेक्ट ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट, सबसे पहले वो वॉइड है, इसलिए इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, नो लीगल इन्फोर्समेंट। लेकिन इंडिया में इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट में ये क्या है, इलीगल है। इलीगल है मतलब इसका रिलेटेड एग्रीमेंट, जैसे कि कोलैटरल एग्रीमेंट्स में क्या हो जाते हैं, टेंटेड विथ इलीगैलिटी। तो इवन लंदन में भी ऐसा ही फॉलो होता है। नेक्स्ट, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी डिपॉजिट। समझो ए और बी शर्त लगाते हैं और सी कौन है, स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर मतलब जिसके पास पैसा जमा किया। समझो दोनों मिलकर 600 का बेट लगाते हैं, तो 300 किसके पास जमा किया, सी के पास जमा किया। अब ए समझो मान लो ए जीत गया, अब पैसे तो सी के पास है, ए जीत गया, तो ए सी को कंपेल नहीं कर सकता देने के लिए, पहला पॉइंट। तो विनर कैन नॉट कंपेल द स्टेक होल्डर। समझो मान लो सी ने पूरे पैसे दे दिए, किसको, ए को, तो बी पैसे क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि पूरे पैसे ए को दे दिया। अच्छा, मान लो सी ने पैसे नहीं दिए ए को पैसे नहीं दिया, तो पूरे पैसे उसके पास है ना, सी के पास। तो जो लूजर है ना, बी जो लूजर है, जो हार गया बेट, उन्हों सी से अपने 300 रुपये वापस ले सकता है। ये पॉइंट्स है, ये रूल्स है। उसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप में क्या होता है, समझो वेजरिंग एग्रीमेंट होता है, एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक वेजरिंग एग्रीमेंट किया और वेजरिंग एग्रीमेंट में कुछ पैसा अपने जेब से डाला, तो एजेंट को पैसा नहीं मिलेगा। एजेंट को पैसा क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अनलॉफुल एग्रीमेंट के लिए पैसा दिया इसलिए। अच्छा, और एक पॉइंट, अगर एजेंट प्रिंसिपल का इंस्ट्रक्शन नहीं मानता है, बोला लेकिन माना नहीं, तो इन दैट केस प्रिंसिपल एजेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकता। नेक्स्ट, इफ द एजेंट रिसीव द मनी, समझो एजेंट ने पैसा रिसीव किया है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, पैसा रिसीव किया
तो एजेंट नहीं बोल सकता कि वेजरिंग एग्रीमेंट है इसलिए पैसा रिसीव किया तो मैं नहीं दूंगा, ऐसा नहीं बोल सकता। एजेंट को पैसा देना पड़ेगा प्रिंसिपल को, भले वो वेजरिंग एग्रीमेंट के तहत हो। नेक्स्ट, कोलैटरल ट्रांजैक्शंस। इन केस ऑफ होल ऑफ इंडिया, collateral transactions are not affected because wagering agreement is void. But in the states of Maharashtra and Gujarat, collateral transactions are also tainted with illegality, so they become void and they are not enforceable. Next, void contracts. Void contracts तीन तरीके से हो सकते हैं। पहला, contingent contract. Contingent contract क्या होता है? A contract in which the person promises to do or not to do something if the event collateral to such contract does or does not happen. तो ये है contingent contract section 31. लेकिन 32 क्या बोलता है? contingent contract बना, contingent contract में a person has promised to do something, do or not to do something on happening of the event. कुछ इवेंट हुआ तो मैं दूंगा, ऐसा बोला सब लोग पैसे, लेकिन वो इवेंट इम्पॉसिबल, होने वाला इवेंट क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। तो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, सेक्शन 32। नेक्स्ट, समझो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बना। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? समझो ए ने एट द पॉइंट ऑफ गन बी को थ्रेटन किया और उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, तो कोएर्शन यूज किया, तो बी क्या कर सकता है? बी कोर्ट जा सकता है और बी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। समझो बी रेपुडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसल्स द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। मतलब क्या? समझो इंडिया और पाकिस्तान में जो इंपोर्टर इंडिया इंपोर्ट करना चाह रहा, कहाँ से? पाकिस्तान से, लेकिन दोनों में अगर वॉर छिड़ गई तो जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता? वॉइड, क्योंकि वॉर डिक्लेयर हो गई। उसको बोलते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। मतलब उस इम्पॉसिबिलिटी को हमने पहले जज नहीं किया था, लेकिन बाद में वो इम्पॉसिबल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अब लास्ट पॉइंट है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब है रिस्टोरिंग बैक। अगर कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइड हो गया, जैसे कि बी ने कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट किया, लेकिन कुछ बेनिफिट बी के पास है, समझो लाख रुपए ए ने दिए थे वो है, तो ये लाख रुपए क्या करना चाहिए बी को? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया ना, तो ये वापस कर देने चाहिए ए को, ए के पैसे ए को देने चाहिए। इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग बैक द बेनिफिट। तो नेक्स्ट, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं पहले मालूम नहीं रहता, जैसे ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हॉर्स बेचने का और दूसरा हॉर्स खरीदने का, लेकिन जिस हॉर्स की वो लोग बात कर रहे थे वो ऑलरेडी कल रात किसी वजह से मर गया, तो उसके बारे में नहीं मालूम ना, तो द एग्रीमेंट हैज़ बीन डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। तो अगर समझो कुछ एडवांस दिया है तो वो एडवांस वापस दे देना चाहिए। तो सेक्शन 64 एंड 65 टॉक्स अबाउट रेस्टिट्यूशन, रिस्टोरिंग बैक द बेनिफिट। ये रेस्टिट्यूशन प्रिंसिपल या लॉ किस पर आधारित है? नो वन कैन बी अलाउड टू एनरिच अनजस्टली एट द कॉस्ट ऑफ द अदर। मतलब किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाकर आप अपने को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। आपको वो फ़ायदा जिसका है उसको वापस देना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। सेक्शन 64 फॉर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सेक्शन 65 टॉक्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स विच हैव बिकम वॉइड और कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स विच हैव बीन डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। तो यहाँ पे क्या बोलता है? प्लेंटिफ को नुकसान हो रहा बोलकर नहीं है, डिफेंडेंट ने जो बेनिफिट रखा वो गलत तरीके से प्लेंटिफ का रख लिया, तो वो उसकी चीज़ उसको वापस, जिसकी चीज़ उसको वापस जाना, इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ इक्विटी कि जिसकी चीज़ उसको पहुंचना चाहिए। नो वन कैन बी अलाउड टू एनरिच अनजस्टली एट द कॉस्ट ऑफ द अदर। तो इस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है।
restitution मतलब restoring back the benefit. So with this we have completed the chapter void agreements.